तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली हमने कल वाली क्लास में कर लिया था थोड़ा बहुत। तो जीडीपी की हमने बात की थी। तो खुशी एंड वेनेसा इज ऑल्सो हियर, सो लेट अस बिगिन। तो क्या था जीडीपी, हमने एक चीज देखी थी कि जीडीपी का मीनिंग क्या था। जो कि चार कीवर्ड्स हमने देखे थे कि फाइनल प्राइस की बात है पहले तो। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं है, जो कि जैसे टायर कंप्रेसर का एग्जांपल दिया था वहां उनकी बात नहीं है, अभी फाइनल प्राइस की बात है। गुड्स एंड सर्विसेज के इन ए कंट्री, कंट्री के अंदर, एक उस टेरिटरी के अंदर, यानी इंडिया के अंदर अंदर की हम बात कर रहे हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे इन ए गिवन पीरियड, यानी एक साल का टाइम पीरियड हम यूजुअली लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कि कितना जीडीपी हमारा बना। तो ये जीडीपी की डेफिनेशन थी। अब क्या है, सिस्टम पढ़ेंगे आज हम कि इनकम अकाउंटिंग करते कैसे हैं, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी आज ये क्लास है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको लग रहा होगा ना कि यूपीएससी में पता नहीं कितने टफ क्वेश्चन पूछते हैं, कोई टफ नहीं होता क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट पता है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं। तो 2015 से पहले क्या है, हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, और 2015 के बाद हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो अब ये है क्या, कैसे वर्क करता है, वो हम देखेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, और फैक्टर कॉस्ट भी उसी से निकल के आता है। तो लेबर जो होता है ना, उसको क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं। कैपिटल पे क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। जैसे आपने पैसा लगाया, किसी स्टार्टअप में पैसा लगाया है ना, या फिर आपने क्या किया, अपने पैसे से कोई मशीन खरीदी, तो वो आपको क्या कुछ बनाने के काम आएगी और उससे आप पैसा कमाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपके आइडियाज, और उनसे आप प्रॉफिट कमाओगे। जो आपकी जमीन है उससे आपको रेंट मिलेगा। तो ये चार चीज तो आपको क्लियर है ना, कि किस चीज से क्या मिलता है ना। और आप माइक को अनम्यूट भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनी रहे क्लास, वरना फिर क्या है कि वन साइडेड हो जाएगा तो एकदम क्लास भी बहुत बोरिंग सी हो जाती है फिर। आप कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स में अगर आप करना चाहो, म्यूट करना चाहो तो अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, ये सब चीज़ें मिलके बनाती है। अब क्या यहाँ पे हमने टैक्स जोड़ा कहीं पे, नहीं जोड़ा। नो सर। कोई टैक्स नहीं जोड़ा। क्या कोई हमने सब्सिडी जोड़ी, नहीं जोड़ी। हमने सिर्फ फैक्टर्स की ही बात करी है अभी। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए, और इतना एम्फेसाइज मैं इसीलिए कर रहा हूँ इन पे, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो सारे फॉर्मूलेज, फिर सारे जितने फॉर्मूलाज हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हमने टैक्स और सब्सिडी की बात अभी तक नहीं करी है, हम सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। इन चीजों पे जो पैसा लगता है वो, जैसे लेबर का पैसा लगता है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप लैंड पे। ठीक है, ये सब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद दो तरह के टैक्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही कोई चीज बनती है, जैसे कार बन रही है। ठीक है, तो एक तो होता है प्रोडक्शन टैक्स, और एक होगा प्रोडक्ट टैक्स। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन टैक्स और एक प्रोडक्ट टैक्स। तो प्रोडक्शन टैक्स कब लगेगा, व्हेन द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी जब प्रोड्यूस कर रहे हैं हम किसी चीज को, जैसे फैक्ट्री में कोई कार प्रोड्यूस हो रही है, तो उस दौरान जो टैक्स लगता है, जैसे लैंड रेवेन्यूज हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, ये वो 10 तरह के टैक्स लग जाते हैं उसके बनने बनने के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब वो चीज प्रोड्यूस होके मार्केट में जाती है, जैसे सपोज करो कि आपने कोई चीज कार बाहर से इंपोर्ट करी, तो क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। आपने एक्सपोर्ट करी, आपने उसको खरीदा, सर्विस टैक्स लग जाएगा। तो इस तरह के टैक्स को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टैक्स। ये लगता कब है, व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आप पार्ले जी का बिस्किट लेने, चलो पार्ले जी नहीं, ओरियो की बात कर लेते हैं, आजकल तो खाते भी नहीं होंगे लोग शायद पार्ले जी। ठीक है, तो आप ओरियो बिस्किट लेने चले गए, तो आपने एक पैकेट लिया, तो आपका कितने पैकेट्स का टैक्स लग जाएगा उस पे। एक पैकेट लोगे तो एक पैकेट पे टैक्स लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये किस चीज पे डिपेंड करता है,
प्रोडक्ट टैक्स कि आपने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने मतलब जो है एक ओरियो मांगी उससे और उसने क्या बोला कि ठीक है, ओरियो कंपनी ने इतना टैक्स भी लगा रखा है कि भाई हम 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम आपसे 100 का टैक्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक लोगे आप, एक पे टैक्स लेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी उनको मतलब ये नहीं है कि आप कितना ओरियो प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन टैक्स वालों को, ठीक है। आपके टैक्स फिक्स कर दिया जाएगा, 100 रुपये लगेगा तो वो लगेगा ही, चाहे आप एक प्रोड्यूस करो, चाहे आप 1000 प्रोड्यूस करो, चाहे 1 लाख प्रोड्यूस करो, आपको 100 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है। यानी नेटफ्लिक्स की तरह हो गया ये। एक बार आपको 200 रुपये देने, चलो 199 मान लो, ठीक है, ये देने हैं आपको सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप चाहे एक मूवी देखो, चाहे दो मूवी देखो, चाहे सीरीजें देखो, दिन भर बैठे रहो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रोडक्शन टैक्स हो गया और ये प्रोडक्ट टैक्स हो गया। जितना आपने लिया के ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो अब ये जुड़ेगा कहाँ पे, ये ऐसे जुड़ेगा। यहाँ समझ में तो आ रहा है ना, सब जाग रहे हो सो गए? जग रहे हैं सर। अच्छा यस सर। खुशी तो जाग रही है, सही है। तो फैक्टर कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। जो 4 फैक्टर्स के ऊपर हमारा खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर बेसिक प्राइस क्या है, बेसिक प्राइस किसको बोलते हैं। जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे, जैसे प्रीलिम्स के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होता है कि फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है वो, बेसिक प्राइस की बात कर रहा है, मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। तब आपको एकदम अलर्ट हो जाना है कि फैक्टर कॉस्ट में क्या है, कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं आता है। बेसिक प्राइस में क्या आता है कि अगर हम, जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। कोई भी चीज बनी, वो मान लो कि उसमें आपने जमीन का किराया दे दिया 20 रुपए, और जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उनको आपने 50-60 रुपए दे दिए, और ऐसे करके 100 रुपए आपका फैक्टर कॉस्ट लग गया, ठीक है। वो जो 4 फैक्टर थे ना, वो 100 रुपए हो गया। फिर उस आपने उसको क्या किया, मार्केट में बेचा। लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो उसमें आपने फिर क्या किया, उसको मार्केट में बेचा उस चीज को। सरकार ने बोला ठीक है हम टैक्स लगाएंगे, ने लगा लो टैक्स, 20 रुपए टैक्स लगेगा। फिर उनको लगा कि यार इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही शानदार है और इस पे हमें क्या करना चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होता है ना, यस सर। तो उस पे सरकार सब्सिडी देती है ना, उसी तरह। यस सर। तो 50 रुपए इन्होंने माफ कर दिए कि जाओ माफ किया, तो क्या बचा, 70 रुपए उसका क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी में जब आता है तब वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है। तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है कि आपको ये हमेशा याद रहे कि फैक्टर कॉस्ट में आप क्या करोगे, टैक्स जोड़ दो पहले और सब्सिडी घटा दो उसमें से। कौन सा वाला, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। ये कब लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स जब प्रोडक्ट बिक चुका हो, बिकने वाला होगा, या फिर जब प्रोड्यूस हो रहा होगा तब। जो प्रोड्यूस हो रहा हो। प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो जब प्रोड्यूस होने वाले को हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं बेसिक प्राइस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही ध्यान नहीं होता है कि बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोडक्शन टैक्स जब हम ऐड कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट में और सब्सिडी घटा देते हैं, तब उसे हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। और बेसिक प्राइस में फिर हम प्रोडक्ट टैक्स ऐड करके प्रोडक्ट सब्सिडी हटा देते हैं, तब क्या बोलते हैं हम, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ओके सर। ये चीज, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। बहुत हाँ बहुत सर। बहुत बेसिक है ना। वैनेसा की आवाज नहीं आ रही आज, क्या हुआ वैनेसा? इज इट क्लियर? यस सर। ओके ओके, आप वैसे बोलते रहा करो बीच में, फिर मेरे को लगता है कि नेट वेट तो नहीं चला गया कहीं, ठीक है। तो
अब ये चीज है ना, भूलना मत, ये आगे के जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें यही यही बार बार रिपीट होके आएंगी, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, जीडीपी कैलकुलेट करने का, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पहला मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, ओके, द प्रोडक्ट मेथड। ये आप खुद बताओ कि अगर आपके पास, मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं प्रोड्यूस होके, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके पास एक तरीका ये भी है कि सभी लोगों की आप क्या करो, इनकम जोड़ लो, सभी लोगों की आप इनकम जोड़ लो, उससे आपको क्या मिल जाएगा, पूरा जीडीपी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इनकम किस किस के पास आती है बताओ, हाउस होल्ड्स में आती है ना। फिर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, है ना, जैसे मान लो कि आपने कोई बिजनेस में पैसा लगाया, वहां से आपको कुछ इनकम हुई, वो इनकम हो गई। फिर फर्म के पास क्या आता है, उसका अपना प्रॉफिट आता है ना। जिसने क्या है, जमीन अपने रेंट पे दे रखी है, उसके पास रेंट आता है। ये सब क्या है, इनकम के सोर्स हैं। अगर आप इनको जोड़ लोगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड है कि भाई जो पैसा आ रहा है उसको खर्च भी अगर अपन कर रहे हैं तो क्या है, कल मैंने सर्कुलर फ्लो वाला बताया था ना, कि यहाँ से पैसा आता है और वापस अल्टीमेटली फर्म के पास चला जाता है, फर्म और हाउस होल्ड में सर्कुलेट होता रहता है। तो या तो आप सबका इनकम जोड़ लो, या फिर सबका एक्सपेंडिचर जोड़ लो, या फिर आप क्या कर लो, प्रोडक्ट मेथड, द वैल्यू एडेड मेथड कर लो। ये हम समझ लेते हैं क्या है, अगली स्लाइड उसी की है कि प्रोड्यूस कितना किया। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड का मतलब प्रोड्यूस कितना किया। आप नोट्स बना रहे हो अभी कोई? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो नोट्स है ना, जब आप बना रहे हो तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना, और अपने नोट्स की एक दो पेज की मेरे को फोटोज भी भेज देना, ताकि मैं उसको देख पाऊँ कि आप सही तरीके से बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो, है ना। बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने आपको कि लाइन की लाइन लिख दी, ऐसा नहीं करना है। कीवर्ड्स लिखने, डेटा लिखना है, फैक्ट लिखना है, खत्म। Okay, sir. ओके, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इसका बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इस डायग्राम को देखना है। ये डायग्राम देखो आप, कि जब धरती में से हम माइनिंग करके आयरन ओर निकालते हैं, आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब वो जो, जैसे आयरन कहाँ मिलता है हमें, राइट, उसको हम आयरन ओर बोलते हैं। जैसे उसका बहुत सारा कचरा भी होता है, उसके साथ में बहुत सारे अदर मेटल्स भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी मेटल आयरन होता है, तो उसको आयरन ओर बोलते हैं। जो धरती में पड़ा है आयरन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सपोज हमने माइनिंग की, तो ये हमारा पहला स्टेज था। इससे पहले इसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी। जो अंदर पड़ा था धरती में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। फिर उस आयरन को हमने प्योरीफाई करके ऐसा बनाया, तो उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई, ठीक है। उससे हमने एलॉय बनाया। एलॉय का मतलब कि उसमें कोई और मेटल भी हम ऐड करके उसकी मजबूती बढ़ा देते हैं, उसको जंग ना लगने की ताकत बढ़ा देते हैं, एलॉयज बना देते हैं, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। 2 लाख का ये एलॉय बिक गया। एलॉय किसने खरीदा, गाड़ी के चेसिस बनाने वाले ने खरीदा। तो अब चेसिस बनाया उसने, लोग लगाए, मेहनत लगी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख रुपए का ये चेसिस हो गया। चेसिस खरीदा किसने, कार बनाने वाली कंपनी ने खरीदा, और अपने बाकी उस पे पार्ट्स वार्ट्स टायर वायर लगा के उसने क्या किया, इसको 15 लाख में तैयार कर दिया कि ये इसकी कीमत 15 लाख। अभी बेचा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बेचेंगे तब क्या लगेगा, वो टैक्स लगेगा। इसलिए अभी हम इतने की ही बात कर रहे हैं। तो अब एक चीज बताओ कि अगर हम सबका कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऐड करें तो कितना होता है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन, कि इस इंडस्ट्री ने, जैसे यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 लाख का हुआ। यहाँ से यहाँ गए तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 लाख का। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 लाख का हुआ ना, एक तो पहले से ही था और अब 2 हो गया, तो 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज 1 लाख हुआ। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, हाँ, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 लाख। 1 लाख, वेरी गुड। और यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, 12 lakhs. 12 lakhs, राइट, करेक्ट। सो अगर सभी को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये, सभी के सिर्फ कंट्रीब्यूशन को हम जोड़ दें, 21. 21 हो जाएगा। ओके, 1 + 1 2, 2 + 1 3, और 3 + 12
21, करेक्ट? ये 21 कैसे होगा? कहाँ से मैथ्स पढ़ी आपने? ये देखो, इसको जोड़ो आप, कितना हो रहा है? सिर्फ कंट्रीब्यूशन जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं। हर इंडस्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया, जैसे इस इंडस्ट्री ने कितना किया, 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, 1 प्लस, फिर इसने कितना किया, 1 प्लस, फिर इसने एक और, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1 प्लस, लास्ट में कितना कंट्रीब्यूशन था, 12। अब बताओ कितना हो गया? 15। 15 हो गया, एग्जैक्टली राइट। तो मुझे पता था आप 21 ही बोलोगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले इसको लिख दिया है यहाँ पे, और उसके आगे क्रॉस मार्क भी लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जीवीए इज व्हाट, इट इज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकुलर इंडस्ट्री। ये सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे हम जो कि इस पार्टिकुलर इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है। हमें पूरे से मतलब नहीं है कि भाई कितनी फाइनल वैल्यू हो रही, क्या हो रही है, एक इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि सपोज करो, अगर ये जो 15 लाख की गाड़ी बिक रही है, तो इसमें सिर्फ इस गाड़ी वाली इंडस्ट्री का तो कितना है, सिर्फ 12 ही है ना। बाकी 1 लाख इसने जोड़ा था यहाँ से लेके, 1 लाख इसने जोड़ा था यहाँ से लेके, ऐसे हुआ था ना। तो अगर इस 15 को आप डायरेक्ट इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इस 3 में जोड़ दोगे तो ये बार बार एक ही चीज की वैल्यू फिर काउंट हो जाएगी। जैसे जो आयरन की यहाँ वैल्यू थी वो इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी। इसीलिए बढ़ के एक नंबर आ रहा था 21, इसीलिए आ रहा था वो। क्यों? क्योंकि आपने इसमें भी जोड़ लिया, इसमें भी जोड़ लिया, इसमें भी जोड़ लिया, और इस 15 में ये 1 भी जुड़ा हुआ है, ये 2 भी जुड़ा हुआ है, ये 3 भी ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है, जुड़ के ही आगे आया है। तो इसीलिए हम इनका क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ही देखेंगे कि यहाँ से 1 लाख मिला हमें, यहाँ से 1 लाख मिला, यहाँ से 1 लाख, प्लस यहाँ से 12 लाख, तो टोटल 15 लाख की ये कार हो गई है अब। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, जीवीए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि जैसे ये चेसिस है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। यानी कि हमने कार बनाने के लिए इसका यूज किया था। अब खाली चेसिस थोड़ी ना कोई खरीदेगा। सपोज करो कि खाली चेसिस आदमी खरीदने थोड़ी जाता है। चेसिस कौन खरीदता है, चेसिस बनाने वाली कंपनी से, वो कंपनी खरीदती है जो कि कार बना रही है। तो चेसिस की क्या है, एक इंटरमीडिएट ही वैल्यू है, वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो लोग खरीदते नहीं है उसको। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी ही उसको खरीदती है, तो इस कंपनी के लिए ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। GVA is defined as the value of output minus the value of intermediate consumption. It is the measure of the contribution to growth made by individual. Individual ने कितना प्रोड्यूस किया, उन सबको जोड़ लो। तो इसने एक किया, इसने एक किया, इसने एक किया, इसने 12 किया, सबको जोड़ लिया, आंसर आ गया 15। ये हो गई हमारी क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये जीडीपी नहीं हुई है अभी, ये क्या हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, कि हमने कितनी वैल्यू ऐड करी है। चलो, अब यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, कुछ समझ नहीं आया ना? ये आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? फिर आ रहा है समझ। ओके, और बाकी आप आशीष और वेनेसा, आपको? सर आ रहा है। ओके, कहीं भी कुछ भी आपको बीच में लगे ना तो उसी टाइम रोक देना, क्योंकि फिर आगे कंसेप्ट सारे जुड़े हुए हैं। इससे जीवीए से जीडीपी निकालेंगे, फिर जीडीपी से नेट प्राइस निकालेंगे, नेट प्राइस से फिर रियल जीडीपी निकालेंगे। तो कहीं एक स्टेज में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप तुरंत बोल देना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जीवीए से जीडीपी कैसे निकालें। ये बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी में जोड़ना है, जीवीए में जोड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मेंस में 2 साल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है वो भी, और एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, फिर भी आ गया था, क्योंकि इतना स्टैटिक पूछते नहीं है यूजुअली, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया था। तो हमने जीवीए तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर हमें जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी कैसे निकलेगी, उसमें हम पहले टैक्स जोड़ेंगे और सब्सिडी माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें किस चीज से मतलब है, हमें फाइनल प्राइस से मतलब है कि वो बिक कितने का रहा है। तो 5 लाख तो टैक्स लगाया सरकार ने, लेकिन इलेक्ट्रिक कार थी तो उन्होंने क्या बोला कि इससे प्रदूषण कम हो रहा है तो 2 लाख की सब्सिडी भी दे दो। तो अब ये कितने की बिकेगी, 15 + 5
और -2 कितने हो जाएंगे? 18। वेरी गुड, 18 हो जाएंगे वो। तो ये है आपकी जीडीपी, और ये क्या है आपका जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब एक चीज आप मुझे बताओ, ये जो जीवीए है और ये जो जीडीपी है, अगर मैं कोई कार कंपनी हूँ, या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, या मैं कोई बहुत ही या आप कह सकते हैं कि फर्म हूँ, इंडस्ट्रियल फर्म हूँ, वैल्यू एसेस करनी है, तो मेरे लिए क्या ज्यादा एक अच्छी कह सकते हैं कि फैक्टर है, जीवी या जीडीपी? जैसे जीवीए और जीडीपी का जो यूज है, तो मेरे लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है एज ए फर्म, एज ए इंडस्ट्री? फिर आप ये, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीफ्रेम करके ये आपसे पूछूं कि सपोज अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ इंडिया की इकोनॉमी की, और मुझे ये पता करना है कि जो फर्म हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उसका सही आइडिया मुझे जीवीए से लगेगा या जीडीपी से लगेगा? जीवीए से। वेरी गुड, जीवीए जीपीए से। से लगेगा, प्रोडक्शन साइड से लगेगा। क्यों जीडीपी से क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर सर इसमें जीडीपी में टैक्स टैक्स इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली ये टैक्स और सब्सिडीज इसमें आके क्या कर देती हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देती हैं, इसलिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया लगेगा जीवीए से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आता है। कैसे? वो ये बोलते हैं कि द प्रोड्यूसर साइड्स effects in an Indian economy can be measured in a better way with the help of GDP and not GVA। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपको कंसेप्ट पता चल गया, तो अब वो कुछ भी लिख के दे दे, कुछ भी लिख के दे दे, आप उसको आंसर को इजीली सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अब हम तो, सर हाँ हाँ बताओ। मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि जीवीए है, हम्म। जीवीए तो हम इंटरमीडिएट की जो भी वैल्यू होगी वैल्यू एडिट करके निकालते हैं। हाँ तो अगर हम, जैसे कि आपने 21 को गलत बताया, तो 21 को क्या कहेंगे अगर कहना 20, चाहें तो? हाँ मैं बताता हूँ, 21 को हम क्या कहेंगे? 21 में हमने इन इंटरमीडिएट वैल्यूज को ऐड कर दिया है ना? अगर मान लो हम 21 वाले मेथड से निकालना चाहें, तो हमें क्या निकालना होगा? हमें सिर्फ अगर जीवीए की बात करनी है, तो इन सब से जो ऐड हुआ इनको आप निकाल दो, चेक करो कितना आएगा। 21 वाले मेथड से अगर आप निकालोगे, तो इसकी फाइनल वैल्यू जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, आप 15 में से इन तीनों की वैल्यू माइनस करो, कितनी आ रही है? 15 में से इन तीनों की वैल्यू 15 माइनस इन तीनों की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 + 2 + 1, कितना आएगा आंसर? 6 - 9। सॉरी, इस 21 में से, क्योंकि 21 ही है ना अपना, जो 21 वाला मेथड आप बात कर रहे हो। नहीं 21 सर। में से इन तीनों की वैल्यू निकालो। यस सर, जैसे कि टोटल ऐड करके, जो हाँ टोटल प्रोडक्शन होएगा उसको ऐड करके, हाँ मतलब जितना भी खर्चा लग रहा है उसको ऐड करके, तो हाँ 21 आता है। और हाँ अगर हमने उसमें से जीवीए निकालना है, हाँ, तो इट मीन्स जो इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इंटरमीडिएट हमारे लिए क्या था? इंटरमीडिएट ये सब चीजें थी, तो ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15। ओके सर। यही अपनी फर्स्ट डेफिनेशन भी थी, है ना? आपने सही क्वेश्चन पूछ लिया, इससे फर्स्ट वाला डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। जीवीए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमने अभी किया जस्ट, है ना? 21 में यस से बाकी सबकी वैल्यू माइनस कर दी। अब ये आप कभी नहीं भूलोगे, और सारे क्वेश्चन इसके सही भी कर दोगे। यस सर। ठीक है, हाउ टू ऑब्टेन जीडीपी फ्रॉम जीवीए, ये अपना हो गया है। अब ये फॉर्मूला है ना, लोग इसको ऐसे याद करते रहते हैं, ये जीडीपी माइनस दिस दिस दिस, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉमन सेंस लगा के भी इस फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में रख सकते हैं। जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी। इसमें अब ओके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्लियर है
तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अब दूसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ऑब्वियसली सारे खर्चे जोड़ दो तो सारे क्या हो जाएंगे, खर्चे जोड़ने पे अपने को क्या मिल जाएगा कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो एक्सपेंडिचर से हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी निकाल सकते हैं। अब वो जुड़ेंगे कैसे, वो ऐसे इस तरह से जुड़ेंगे कि खर्चा होता कहाँ कहाँ है। सबसे पहली बात तो ये है कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो सर्विस और गुड्स जो हम जैसे टीवी एसी फ्रिज इन सब पे खर्चा करते हैं, ये फाइनल गुड्स हैं जो बन के आ गए हैं मार्केट में और वो बिक रहे हैं। एक तो खर्चा ये हो गया यानी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। है ना, जैसे फर्म्स परचेसिंग मशीनरी फॉर फैक्ट्री। अब मान लो कि आप फैक्ट्री खोल रहे हो, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो क्या किया, एक तरह का खर्चा ही तो किया ना आपने, तो वो ओके उसमें सर। काउंट होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि जो आप शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट इसमें जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, स्टेटमेंट बन जाएगा क्वेश्चन का कि दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये इंक्लूड नहीं होते हैं, क्यों, कोई रीजन बता सकता है कि ये कि इंक्लूड क्यों नहीं होते हैं? ये खर्चा नहीं है सर, ये इनकम है एक प्रकार से। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सर शेयर्स तो कंपनी के खरीदे हैं, और हाँ, कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो चांसेस ये होते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड पे हमने प्रॉफिट के लिए खरीदे हैं ये चीज, खरीदे हैं, लाभांश। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, जैसे सरकार सैलरी भी देती है, सब कुछ करती है, स्कूल बनाती है, उसमें जैसे मान लो कि गोदरेज कंपनी से खूब सारे डेस्क लगवाने हैं, टेबल चेयर लगवाने हैं, जो जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करती है वो भी एक तरह का खर्चा ही है ना। और एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक ये हो गया। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सी, इसको हम करेंगे आई और इसको हम करेंगे जी, तो सी आई जी। अब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का क्या सिस्टम है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब है, इसको आप इस एंगल से देखो कि अगर कोई चीज इंडिया में बनी है, उसको कोई बाहर वाला खरीद रहा है, तो उसको हम क्या एक्सपोर्ट। बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे, एक्सपोर्ट। है ना। तो वो क्या है, हम्म। एक तरह का खर्चा हुआ ना, बिल्कुल सर। है ना। और इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम बाहर वाले की बनाई हुई चीज खरीद रहे हैं। तो हमने क्या इंडिया की चीज खरीदी, नहीं खरीदी, नो सर। हमने किसी बाहर वाले की चीज को खरीदा है, तो वो एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होता है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना है। जीडीपी का मतलब क्या है कि डिफाइंड विद इन ए टेरिटरी, टेरिटरी क्या है अपनी, इंडिया है। इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है वो हमें निकालना है। तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो कहीं और प्रोड्यूस हुआ है ना, यूएस में, यूके में, वहां हुआ है। तो वो इंडिया में जुड़ेगा क्या, वो इंडिया में नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए हम इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं और एक्सपोर्ट को क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट वही तो करेंगे हम जो इंडिया में प्रोड्यूस किया है हमने, और बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट। अब इन सबको आप जोड़ दो, सी को जोड़ दो और आई को जोड़ दो और जी को जोड़ दो और एक्स माइनस एम को जोड़ दो। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा ना वो ये आएगा, जीडीपी इज इक्वल टू सी आई जी एक्स माइनस एम। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट किसी भी प्रकार का? वैसे सर मैं ये बात पूछ रहा था, जैसे हम्म कि इन्वेस्टमेंट है, हम्म इन्वेस्टमेंट है, हम्म इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, हम्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट तो कर दिया, हम्म बट ये शेयर्स बॉन्ड्स और सेकंड हैंड गुड्स जैसे कि हम्म, ये खरीदते हैं, जैसे कि कोई सेकंड हैंड गुड्स खरीदी हमने, हाँ, वस्तु खरीदी, हम्म। तो हम हमारा तो खर्चा ही हुआ ना। अपना खर्चा हो गया, करेक्ट। लेकिन ये कौन सा गुड्स है, क्या ये फाइनल गुड्स है जो बन के आ रहा है मार्केट से? नहीं सर, ये नहीं आ रहा, किसी पर्सन से हमने पर्सन से हमने खरीदा इसको है। परचेज किया है, तो उस पर्सन ने उस फर्म को पैसा दिया होगा जब उसने परचेज किया होगा, और उस समय उसकी काउंटिंग हो चुकी होगी, और अगर आप दोबारा काउंटिंग सही है। करोगे तो फिर वो डबल काउंटिंग गलत होगी, हो गया। राइट। हाँ, ये, सेम कंडीशन शेयर्स और बॉन्ड्स में होती है। हाँ, ओके सर। तो ये अपना ऐसा हो जाएगा। अब इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं।
ये विप्रो इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला ही विप्रो, ये लास्ट में ओ हटाना है बस, बाकी वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ये वही 4 फैक्टर हैं जो आपने पहले देख चुके हो आप। तो इनकम इन्हीं चारों से होती है। और अच्छी खासी इनकम ज्यादा सरकारी में होती है कि प्राइवेट में होती है? गवर्नमेंट। अरे इनकम इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, पैसा कहाँ मिलता है सरकार, अब मैं सिर्फ व्हाइट मनी की बात करता हूँ, ठीक है? व्हाइट में नहीं की और क्या। सर, दो गवर्नमेंट में ब्लैक में नहीं चलती है सर। वाह रे आशीष, वाह भाई। नहीं सर। मैं सिर्फ ऑन द टेबल की बात कर रहा हूँ, जो सैलरी बन के आएगी। ओके सर। सैलरी कितनी होती है, जैसे मान लो प्राइवेट में जो भी जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी बहुत जैसे अच्छी खासी होती है, जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे जो भी साथ में ग्रेजुएट है, तो आज उनकी मतलब 2 से 2.5 लाख पर मंथ सैलरी है, मतलब आज की डेट पे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, जैसे तो पहले आपकी 80 to 90 जाती है 4-5 साल में, फिर उसके बाद वो बढ़ के 120 होती है, मतलब 1,20,000 होती है, फिर 1.5 लाख तक जाती है, फिर रिटायर होते होते आपकी पहुंचती है थोड़ी 2 लाख तक ऐसे पहुंचती है, ठीक है? तो उसमें सैलरी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें आपको रेस्पेक्ट, पावर, सोशल प्रेस्टीज ये बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब भी इनकम आप कभी कंफ्यूज हो ना कि कौन सा मेथड CIGXM वाला था, तो याद करना इनकम क्या है, प्राइवेट में ज़्यादा होती है, जैसे विप्रो कंपनी है, ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक ओके है? सर। कि विप्रो कंपनी में किसी का प्लेसमेंट हुआ है तो इनकम उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि CIGM उसका था कि इसका था, ठीक है, एक्सपेंडिचर का था कि इनकम का था, तो इनकम विप्रो कंपनी में अच्छी है प्राइवेट में। तो ऐसे इसको याद कर लेना। तो ये 2 मेथड आपके, 3 मेथड हो गए ना एक्सपेंडिचर, ये हेडिंग शायद स्लाइड, वैल्यू एडेड। हाँ इस स्लाइड में गलत है, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, ठीक है? यहाँ 3 आएगा। वैल्यू एडेड। इसको मैं सही कर दूंगा। बट आवर सिटीजन्स ऑल्सो लिव इन फॉरेन कंट्रीज एंड अर्न देयर। ये भी एक सच्चाई है कि हमारे लोग जो हैं वो बाहर भी रहते हैं और वहाँ से कमाई भी करते हैं। कुछ फॉरेनर्स यहाँ रहते हैं और वो यहाँ से भी कमाई करते हैं, ठीक है? तो इस चीज को हम कैसे एडजस्ट करें, जैसे हम जब GDP कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम इस चीज को कैसे एडजस्ट करें? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये एक प्रॉपर कंसेप्ट है आपका। ये देखो, जब हमने GDP कैलकुलेट कर लिया है तो उससे हमें निकालना होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ हम हमारे नेशन ने जो प्रोड्यूस किया उसकी बात करेंगे। इसमें डोमेस्टिक वर्ड हट के नेशनल लग गया है, इसका मतलब आप खुद ही समझ जाओ कि जो बाहर लोग रह रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, वो भी जुड़ जाएगा क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे लोग कमा रहे हैं। और जो यहाँ से जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं यहाँ आके कितना कमा रहे हैं, उसको आप हटा दो। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बुक्स में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखते हैं इसको, ठीक है? तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया कि हमारे लोग बाहर कितना कमा रहे हैं माइनस बाहर के लोग हमारे यहाँ कितना कमा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करेंगे तो बाहर विदेशियों की बात थोड़ी करेंगे हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो कि हमारे लोग हैं। तो हमारे लोग बाहर भी कमा रहे हैं, उनको ऐड कर लो, और जो बाहर के लोग इंडिया में कमा रहे हैं उनको आप माइनस कर दो GDP से। तो क्या आ जाएगा, GNP निकल के आ जाएगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका निकल के आ जाएगा। और ये जो ग्रीन ग्रीन जो कलर की चीज है ना, ये हमारे लोग बाहर कितना कमा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? नहीं समझ में आया ना? नो सर। देखो, आ गया अच्छा आ गया, किसको आया बताओ? सर, खुशी। खुशी, आप बता यस सकते सर। हो वैनेसा को कि क्या क्या समझ में आया आपको? यस सर। सर, इसको हम लोग लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर रहे थे, तो हम्म। उसी के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको कि जैसे हमारे लोग बाहर कितना कमा रहे हैं तो वो एक तरीके से हमारे कंट्री की इनकम है, लेकिन जो हम्म। बाहर के लोग यहाँ कमा रहे हैं वो तो उनकी कंट्री में चला जाएगा ना, एक हम्म। तरीके से अगर बताए हम्म। तो हम्म। उससे रिलेट कर ले रहे हैं। तो नेट फैक्टर जो हमारा है, इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो उससे आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारे देश का प्रोडक्ट कितना है, तो वो क्या है, हम GDP में क्या करेंगे, हमारे जो बाहर लोग जो कमा रहे हैं ना इंडिया के, जैसे मान लो
कल को हमारे साथ का कोई फ्रेंड है, वो बाहर चला गया, वहाँ बाहर जाके कमा रहा है, एक लड़का है, ठीक है, तो वो कमा रहा है अभी अमेरिका में, तो वो है तो इंडिया का ही, कमा बाहर रहा है, तो हमारे देश की तो इनकम बढ़ा रहा है ना वो, तो क्या है वो हम इसमें जीडीपी में ऐड करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के हैं और इंडिया में कमा रहे हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल दे सकते हो कुछ बाहर के लोग जो इंडिया में कमा रहे हैं? आशीष बताओ। यस सर। बताओ। कुछ बाहर के लोग इंडिया में कमा रहे हैं, हाँ, नहीं पता सर, बट इंडिया के लोग बाहर कमा रहे हैं ये तो पता है, अरे ये तो बाहर के कॉमन। लोग, जैसे सपोज करो कि कोई श्रीलंका से आ गया डेली वेजेस पे काम करने के लिए, कोई पर्सन आ गया, बांग्लादेश से कोई यहाँ पे आया हुआ है, नेपाल वगैरह से आ जाते हैं लोग कमाने के लिए, कमाते हैं ना, कितने सारे लोग आते हैं, होटल वगैरह में काम करते हैं वो। काम करते हैं, तो उनकी अच्छा इनकम सर। को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इनकम उनके कंट्री की जा रही है, हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी वो, है ना। ओके सर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जीएनपी, नेशनल प्रोडक्ट। देश के साथ इसको याद रखो कि हमारे देश के लोग भी जो बाहर कमा रहे हैं उनको जीडीपी में ऐड कर दिया और इसको माइनस कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वेनेसा आपको क्लियर है? यस सर। ओके। हाँ, और एक दूसरी चीज है कि डेप्रीशिएशन भी अगर आप माइनस कर दोगे जीएनपी में से, तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। डेप्रीशिएशन क्या होता है ये तो आपको पता होगा, जैसे मान लो आपने कोई भी Yes, चीज। sir. हाँ खुशी बताओ। Sir, it is reduction in value due to wear and tear of them. एग्जैक्टली आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? No, sir, I am from biology background, but right now I am studying economics. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अगर आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट। ओके सर। एनएनपी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब साथ के साथ क्या है, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले भी लिखते जाओ आप। जीएनपी है ना, माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी, ठीक है। ये मैंने तो डी लिखा है, लेकिन आप डेप्रीसिएशन का कुछ ऐसे डीपीएन ऐसे शॉर्ट फॉर्म कर लेना, ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं हो 3-4 महीने बाद अपने नोट्स पढ़ के मतलब गजनी बन रहे हो कि क्या लिखा था उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे लिखते रहना, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें ये एनएनपी वगैरह ऐसे लिखे रहते हैं डायरेक्ट, कि एनएनपी माइनस ये तो क्या होगा, तो वो सब उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो जहां भी डेप्रीशिएशन आपने माइनस कर दिया ना किसी भी चीज में से, तो वो नेट बन जाती है वो चीज। ऐसे याद रखना इसको, क्योंकि आगे भी आएगा जब हम रियल जीडीपी और ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, वहां भी आएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी किसी भी चीज में से आपने डेप्रीशिएशन निकाल दिया तो वो नेट हो जाती है वो चीज। जैसे मार्केट प्राइस है, उसमें से आपने क्या किया, डेप्रीशिएशन घटा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्राइस मिल जाएगा उस चीज का। इसको ऐसे याद रखो, क्योंकि बहुत काम आएगी आगे आपको। बट दिस एनएनपी आर इवेल्युएटेड एट द मार्केट प्राइस। ये एनएनपी जो है वो मार्केट प्राइस पे इवेल्युएटेड है। आपको याद होगा मार्केट प्राइस क्या है, याद आ रहा है कुछ ये देख के? ये देखो, Yes, sir. है ना, बेसिक प्राइस प्लस माइनस सब्सिडी। वेरी गुड। तो ये मार्केट प्राइस इस पे इवेल्युएटेड होता है ये एनएनपी। लेकिन हमें तो क्या पता करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने उस टाइम भी डिस्कस की थी ये बात कि मार्केट प्राइस में क्या है, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, टैक्स और सब्सिडी, तो हमें प्रॉपर आइडिया नहीं लग पाता है। लेकिन अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे इसको कैलकुलेट कर लें एनएनपी को, तो ये टैक्स और ये सब सब्सिडी जो भी जुड़ रहा था इसमें, ये हट जाएगा और हमें प्योर चीज निकल के मिलेगी, प्योर चीज, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। तो अगर आप एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। और ये निकलेगा कैसे, एनएनपी में से आप क्या क्या हटा दोगे, ये दो चीजें हटा दोगे आप। आपने बेसिक प्राइस, टैक्स और सब्सिडी। हाँ, आपने क्या उसमें ऐड किया था, टैक्स माइनस सब्सिडी आपने वहां ऐड किया था ना। तो यहाँ सब्सिडी जुड़ जाएगा, टैक्स कट जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही मैं बताने वाला था, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा ब्रैकेट हटने के बाद में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
ये चीज मतलब हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए। खुशी और वेनेसा, आपको समझ में आई ये बात, यस सर। यस सर। है ना? चलो, बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशंस। अब ये बेस ईयर का क्या सिस्टम है? अब देखो, कोई भी एक एक छोटी सी एक चीज डिस्कस करते हैं। जैसे ऑनियन का प्राइस क्या है, बहुत वेरिएबल होता रहता है। कभी तो एकदम ही मतलब 100 समथिंग पहुंच जाता है ना? और कभी कभी 80। बिल्कुल ही एकदम गिर जाता है कि मतलब परेशानी हो जाते हैं लोग। यहाँ आए दिन धरना चलता ही रहता है, कलेक्ट्रेट के सामने बैठे रहते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया तो उसका प्राइस बिल्कुल फॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंजेस क्या हैं? ये चेंजेस बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हैं, और ये सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। तो सपोज करो कि 2022 में ऑनियन का प्राइस मान लो बहुत ही कम था। जैसे एक बार तो बहुत ही गिर के नीचे आ गया था। कोई बता सकता है कितने तक पहुंच गया था? 20। हाँ, 20 तक एक बार पहुंच गया था। ठीक है, उससे पहले तो और भी मतलब कई नीचे गिर जाया करता था। किसान भी परेशान होकर उस सड़कों पे फेंक के चले जाते थे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी एक बार ओवर प्रोडक्शन के कारण। 20 था 2022 में, सपोज करो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अब 2023 में मान लो 120 हो गया। इस हिसाब से तो कितना ज्यादा हो गया ये? 120 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 120 कितना परसेंट हुआ? 100 by डिवाइड बाई 120। 120 इंटू 100 कितना परसेंट चेंज? 200। हम्म, 80% से भी ऊपर का चेंज हो गया। हम्म। ठीक है, तो हम 1-2 साल के वेरिएशंस में अगर किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको करेक्ट नहीं मान सकते हैं कि भाई 1-2 साल में पिछले साल इतना था अब इतना बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं। जैसे अभी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हमने कितना बेस ईयर फिक्स किया हुआ है? ये फिक्स किया हुआ है 2011-12 की उस समय प्राइस कितना था उससे मेजर करो। तब आपको एक पता चलेगा कि हाँ इतना तो आया है चेंज। जैसे अगर मैं पेट्रोल प्राइस की बात करूं तो 2011-12 में किसी को याद है कितना होगा? लगभग 50 समथिंग होगा या 46 ऐसे कुछ था। ठीक है, इतना ही था ना? सर और नहीं पता है। लगभग मान लो इतना ही था, 50 के आसपास था, क्योंकि 2013-14 में तो 66 समथिंग था, 66 के आसपास, तो 50 मान लो। और अब 113 रुपए है। ठीक है, तो आपको क्या है, एक रेफरेंस मिल गया कि 2011 में कितना था और अब कितना है। तो ये जो रेफरेंस फिक्स करते हैं हम किसी भी चीज के लिए कि हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बेस ईयर बोल देते हैं। और उसी को ही हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। और ये कैलकुलेशन करता कौन है? मॉस्पी करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और अभी उन्होंने क्या सोचा है कि ये जो 2011-12 का जो बेस ईयर है इसको चेंज करके 17-18 करने की बात चल रही है। तो कल को अगर ये न्यूज में भी आएगा ना तो आपको क्या करना है? अलग से एक पेज बना के ऐसे कुछ नहीं करना है। यही जो आपके नोट्स हैं इसी में ऐड कर देना, द बेस ईयर हैज बीन शिफ्टेड टू 17-18। इसीलिए वो जो साइड में स्पेस है ना जो मैं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, उसको आप छोड़ देना। ठीक है, तो 2015 तक तो हम 2004-5 का बेस ईयर मान के चलते थे। और वैसे यूजुअली कहते हैं कि 5 साल, हर 5 साल में इसको चेंज करना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। और ये आपका वो आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम। ठीक है, उससे पहले आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो या कोई आपके दिमाग में आ रहा है कुछ, तो आप पूछ सकते हो। खुशी एंड वेनेसा सर ये लाइन जो लिखी हुई है, यूजली इट मस्ट बी चेंज्ड आफ्टर 5 इयर्स, मींस ये जो बेस ईयर है उसे 5 इयर्स चेंज होना चाहिए, वो है या फिर कुछ और है? हाँ, इसको हर 5 साल में हमें क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा पुराना बेस ईयर हम लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
सपोज ग्रोथ ऐसे हो रही थी, है ना, और अचानक से ऐसे हो गई, तो इस पॉइंट से अगर आप रेफरेंस लोगे तब तो ये आपको बहुत ही बड़ी ग्रोथ दिखेगी कि भाई मतलब यहाँ तक ग्रोथ पहुंच गई। लेकिन अगर आपने बेस ईयर को मान लो हर 5 साल के बाद शिफ्ट करते गए, तो बेस ईयर आपने यहाँ रखा, तो आपको लगेगा कि हाँ सही तो है, बढ़ रहा है, इतना ग्रोथ है, ठीक है, पहले इतना था और अब इतना हुआ है। और अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तब तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अंक दिखेगा आपको कि अरे इतना ग्रोथ हुआ है देखो हमारा। तो ये एक रेफरेंसिंग के लिए, सही रेफरेंसिंग करने के लिए हम क्या इसको हर 5 साल से चेंज कर दिया जाए तो वो बेटर होता है, क्योंकि उसमें आपको आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है उसका एक सही आइडिया लगता रहेगा। अब आप समझ गए? ओके सर। यस सर। हाँ। सर वैसे इसको देखा जाए हम्म। कभी कभी सिनेरियो, अब तो ये चेंज नहीं हुआ है, हम्म। तो ये क्या ठीक है, मतलब 2000 बेस ईयर बनाना ठीक होता है या फिर क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे सर? इसका रीजन ये है कि जैसे सपोज करो, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि वो खैर आगे आने वाला ही है वैसे तो, फिर भी मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो है ना, ये वाला मैं आपको जब समझाऊंगा, ये पार्ट जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको इजीली जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ओके। वो है इसमें स्लाइड्स में जो आप सोच रहे हो, ठीक है? तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या यूजफुल होता है। जैसे सपोज करो कि आपने किसी कंट्री की, जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं, अगर मैं किसी चीज को ये बताऊं कि देखो इस बार 10 लाख कार्स बिकी, मतलब चलो मैं उसी में आपको समझाऊंगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि फिर मैंने उसमें फिगर्स थोड़े चेंज लिए हैं। और वैसे रेफरेंस के लिए जो अभी वाला था कंसेप्ट, वो आप समझ सकते हो कि आपको अगर ये बताना है कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, एक, एक ग्राफ बना लेते हैं अपन। सपोज ये हमारा बेस ईयर था 2011, ठीक है? और फिर मान लो कोरोना आ गया ऐसे, और ये आ गई हमारी यहाँ पे जीडीपी, ठीक है? तो अब आपने क्या किया, यहाँ तक तो आपका सब सही चल रहा था 2017 तक, 2015 में भी सब कुछ सही चल रहा था, ग्रोथ हो रही थी। 2019 में आया ना कोरोना, ठीक है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, 2011 से मैं अगर कंपेयर करूंगा तो आपको क्या दिखेगी? ग्रोथ दिखेगी, है ना? इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हो आप आशीष? बिल्कुल सर। यहाँ से आप, कहने का मतलब हाँ, यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगी कि भाई 2011 कंपैरिजन में तो हम इतना ऊपर हैं, देखो, है ना? तो किसी को ये चीज नहीं दिख पाएगी वहां पे कि हम डाउन चले गए। लेकिन अगर हम रेफरेंस ईयर यहाँ से यहाँ फिक्स कर दें, 2017 को हम रेफरेंस ईयर फिक्स कर दें, तब आप अगर 2019 का देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ग्रोथ डाउन। डाउन दिखेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर 5 साल से रेफरेंस ईयर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी ग्रोथ का पता चलता रहे कि एग्जैक्ट ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर हम 2011 से ही नापते रह जाएंगे तो फिर हमें तो हमेशा ग्रोथ ही दिखेगी, लेकिन 2017 से देखोगे तो डाउन चली गई है, ठीक है? और फिर क्या होता है, इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा जो लोग उठा पाते हैं, जैसे मान लो कि जनरल पब्लिक को किसी को पता नहीं होता है कि इतना जो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि जीडीपी बढ़ रही है, कम हो रही है, बेस ईयर भी होता है, कुछ भी होता है। तो अगर कोई भी आपको आके बोल देगा, जैसे नॉर्मली भी आपको किसी ने बोल दिया कि बहुत ग्रोथ हुई है भाई, ये देखो हमारी ग्रोथ रेट तो 7.8% है, ठीक है? लेकिन किसी को क्या पता कि पहले तो 11 थी और 11 से कम होके 7.8 हुई है। क्यों? रेफरेंस ही आपने 2011 का ले रखा है कि 2011 में इतनी थी, मतलब जीडीपी मान लो कि, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 2 करोड़ थी, और 2017 में क्या है, 10 करोड़ थी, और अब कितना हो गया है, अब बढ़ के अब कम होके मान लो 8 करोड़ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रोथ डाउन हो रही है। और एक, हाँ, एक ग्राफ और मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या है कि वो ग्रोथ का ग्राफ है,
वो ग्रोथ का ग्राफ है। तो वो मैं इसमें स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूंगा एक दिन कि वो कैलकुलेट कैसे होता है उसमें। जैसे आप जीडीपी जब कैलकुलेट करते हो तो यहाँ साइड में क्या चलता है, जीडीपी ग्रोथ चलता है, ठीक है। तो आपने किसी ने मतलब मैथ्स और ये क्वांट के क्वेश्चंस लगाए हुए होंगे सी सेट के लिए पहले कभी? यस सर। मैथ के क्वेश्चन लगाए हैं आपने आशीष? आपने, यस सर। है ना? तो एक जैसे एक मेरे को आप बात बताओ कि कोई चीज 0 हुई, 0 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से आपकी वो 30, 50 और 100 और 80 हुई। सॉरी 80 नहीं, ये आपका 120 हुई। तो वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वैल्यू, अगर हम वैल्यू की बात करें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 120। 120। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ है? ग्रोथ हाँ, ग्रोथ तो सर 50 to 100 50 to 100 एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है 50 to 100। यस सर। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 120। अब आप यहाँ से कंपेयर करो, 20 से कंपेयर करो, ठीक है। अगर आप किसी को ये बताओगे कि हमारी ग्रोथ 50 है, हमारी ग्रोथ ये आपका 100 है। 100 है, और हमारी ग्रोथ 120 है, तो सबको क्या लगेगा? ग्रोथ तो बहुत हो रही है इनकी, है ना? क्या लगेगा कि ग्रोथ तो बहुत हो रही है, 20 से देखो 120 पहुंच गए, 100 पहुंच गए, 50 पहुंच गए। लेकिन अब आप किसी को ये बताओ कि यार हमारी लास्ट ईयर 100 था और अब 120 हुआ है, पिछले साल 50 से 100 हुआ था, तो कोई क्या बोलेगा? आपकी ग्रोथ बढ़ी है कि कम हुई है? बटी है। कम हुई है। कम हुई है ना, ग्रोथ ग्रोथ कम हुई है, ग्रोथ रेट बेसिकली। ग्रोथ रेट क्या हुई है? कम हुई है। क्यों? कम। क्योंकि पहले डबल हो गई थी, अब तो सिर्फ क्या है, 20% हो गई है। तो ये फायदा होता है रेफरेंस ईयर का लेने का। रेफरेंस ईयर को चेंज क्यों करना चाहिए, वो इससे पता चलता है कि पहले जब कोरोना नहीं था तब तो हम 50 से 100 की तरफ भाग रहे थे एकदम, और जैसे कोरोना आया तो हम बढ़े तो सही आगे, लेकिन कितना बढ़े? सिर्फ 20% ही आगे बढ़े। तो अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एकदम। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। बाकी आगे हैं आपका ये पर्सनल इनकम है, फिर ये नॉमिनल और रियल जीडीपी भी है, फिर ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस वाला भी है, नॉमिनल जीडीपी। ये सारी चीज़ें आएंगी अभी। और आप कोई भी जिसने नोट्स बनाए हैं, आशीष, खुशी एंड वैनेसा, आप एक एक फोटो अपने नोट्स की मुझे व्हाट्सएप पे कर दो, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अभी वी हैव टाइम। सर मैंने तो बनाया नहीं है, बट सर पीपी जो आज तक हुआ उसकी एक बार पीपीटी सेंड कर दो, क्योंकि राइटिंग स्लो है मेरी थोड़ी सी। कोई नहीं, मैं पीपीटी शेयर कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। सर मैं अभी भी कर आपको दो, मैं क्लास के बना के बाद एक दो बना के पेज सेंड आपको कर दूँ। व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ, कोई नहीं, मतलब अभी अगर बना नहीं, देता हूँ। हाँ कोई नहीं, किसी ने नहीं भी बनाया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कर सकते हो, बाद में आराम से बैठ के भी बना सकते हो, और ये रिकॉर्डेड सर लेक्चर। मैं तो बाद रिकॉर्डिंग में देख तो के फिर बना बढ़ ही लूँगी। जाएगा काम। हाँ, रिकॉर्डिंग आप देख के बना लेना इजीली, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ओके, देन फर्स्ट टाइम हैविंग ए कॉल। ओके, तो अगर किसी को डाउट नहीं है, सो कैन वी रैप अप द क्लास? ओके ओके, ओके सर। thank you for joining everyone, and we'll see you tomorrow. Okay, we'll discuss current affairs tomorrow. ओके सर। ओके थैंक यू सर। Okay, थैंक यू। thank you for joining.